आज हम बात करेंगे स्मार्ट होम मेकिंग के कुछ ऐसे आइडियाज़ की जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आपका डेली रूटीन आसान हो जाएगा बल्कि उसके साथ साथ आपकी जो बजट है ना वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल वॉच कीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रोटी बनाते हुए जब हमें खुशके की ज़रूरत होती है ना, तो देखें हम इस तरह से किसी भी डिश में डाल के रखते हैं या किसी प्लेट में डाल के रखते हैं। तो एक तो ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा लेता है काउंटर टॉप पे, और दूसरा ये कि जो बिगनर्स बच्चियाँ होती है ना, इस तरह से आटा है ना इधर उधर गिरता रहता है। मैं तो वैसे पूरी कोशिश करती हूँ कि इस तरह से साइड से आटा ना ज़ाया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मैंने ना एक बेस्ट हल आज इसका ये ढूंढा है कि आपको क्या करना है। कोई भी प्लास्टिक का इस तरह का कोई कंटेनर ले लीजिए, एयर टाइट ले सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि अच्छी प्लास्टिक का यूज़ कीजिएगा। और उसके साथ साथ अब आपको गैस को ऑन कर लेना है, और उसके बाद कोई भी आप ऐसी चीज़ लीजिए और इसकी जो लिड है ना उसके अंदर इस तरह से सुराख कर लीजिए। बड़ा छोटा भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और पूरी लिड में सुराख नहीं करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि हाफ से थोड़े कम सुराख रखिएगा, और उसके बाद इसमें आटा आप भर लीजिए और इसकी जो लिड है ना उसको बंद कर लीजिए। और अब जब आप इसके साथ रोटी बनाएंगे ना, तो आपका आटा है ना इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आप बहुत आसानी के साथ रोटी भी बना लेंगे। मैंने देखा है अक्सर मेरी जो सिस्टर्स है ना, उनकी ये भी हैबिट होती है कि आटा वो हाथ से लेकर इस तरह से पेड़े के ऊपर डालती हैं, तो हाथ भी गंदे हो जाते हैं। और इस तरह से आपका आटा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, आपके काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और अगर काउंटर टॉप छोटा है ना, तो आपकी स्पेस है ना काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है इस तरह से। और एयर टाइट डिश लीजिएगा जिस तरह से मैंने लिया है, और इस तरह का डब्बा होता है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है आपके काउंटर टॉप पे, आपके किचन में। तो ये बेस्ट आइडिया है, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे इस एयर फ्रायर की तरफ। तो अक्सर हम जब भी इसकी क्लीनिंग करते हैं ना, ये जो इसके टब है ना, इनकी हम क्लीनिंग तो रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इसकी ऊपर जो रॉड्स लगी है ना वहाँ पर कभी भी नहीं जाता है। और खाना जब इसमें बनता है ना, तो इस तरह से ये रॉड्स भी ग्रीसी हो जाती हैं। तो इनको भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना बाकी एयर फ्रायर को हम क्लीन करते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर ये बेकिंग सोडा है ना, ये मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। उसके साथ साथ ये डिश वॉश लिक्विड है, मैं यही यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसी को यूज़ किया है। अगर आप सोप यूज़ करते हैं ना, कोई बार यूज़ करते हैं, तो उसको आप पहले घोल कर उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद सिरका मैंने थोड़ा डाला है, मुझे इसकी जो पेस्ट है ना थिक बनानी है। अगर मैं ज़्यादा इसमें सिरका ऐड करती तो ये बिल्कुल रनी हो जाती और इतनी अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मुझे स्टेन्स नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर इस स्पून की हेल्प के साथ मैं लगा दूंगी। और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको दे दी थी रेस्ट। आप चाहें तो किसी भी नोज़ल वाली बोतल में भर के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये स्टील वूल ले ली है, उसी के साथ मैं इसको साफ़ करूंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन स्टिक वगैरह नहीं है और जंग भी आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए इसको मैंने साफ़ नहीं किया था। और उसके साथ साथ ये मेरे जो ब्रशेज़ है ना, इनको भी मैंने यूज़ किया है और सारी मैंने इस तरह से क्लीनिंग कर ली है। तो इस तरह से इसको क्लीन करने के बाद एक कपड़ा मैंने पानी में हल्का सा गीला कर दिया था, उसके साथ पहले मैंने इसकी क्लीनिंग की। और उसके बाद अगेन कपड़ा मैं साफ़ करती गई इस तरह से पानी के साथ, और मैंने पूरा एयर फ्रायर अंदर से क्लीन कर दिया है। कपड़ा मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, क्योंकि अगर इसमें पानी रहता तो एयर फ्रायर ख़राब भी हो सकता है। लेकिन मैंने इस तरह से कोई भी रिस्क नहीं लिया है, और पूरा का पूरा मैंने अंदर से इसी तरह से साफ़ कर दिया है। मेरा एयर फ्रायर है ना तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा ये ख़राब नहीं हुआ है। कराची का वैसे मौसम ही ऐसा है, जो मशीनरी वगैरह होती है ना, इस तरह से हल्का फुल्का सा उसमें रस्ट वगैरह आ जाता है। लेकिन इसी तरह से मैं इसको क्लीन करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से ये वर्क करता है। अब ये जो टब है ना, इसको जो बचा कुचा मेरे पास मटीरियल था ना, वही मैंने इसके अंदर डाला है, और पानी मैंने डाल के इसको
वापस से लगा के और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया था। तो ये जितने भी स्टेन्स वगैरह होंगे ना वो सारे उगल जाएंगे। और उसके बाद इसको भी मैंने स्टील वूल के साथ ही क्लीन किया था। हल्के हाथों से ही जो मेटल की बास्केट है ना उसको मैंने क्लीन किया है, नॉन स्टिक पे मैंने स्टील वूल नहीं लगाई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है ना, मैं इस वाली बड़ी वाली जो टब है ना उसमें इस तरह से लगा देती हूँ। और ऊपर से अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपनी चिकन को इस तरह से मेटल के साथ जब टच होके कुक होती है ना तो उसका जायका अच्छा आता है। तो मैंने इस तरह से लगा दिया है। और इसी तरह से मैं कभी यूज़ करती हूँ, कभी मैं दूसरी भी जो लाइनिंग है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। अब बस इसको मैंने साफ सुथरा करके इसका कवर है ना वापस से लगा दिया है और बस ये नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। मेरे पास ब्लू कलर का फैब्रिक है, इसके ऊपर मुझे व्हाइट कलर की सिलाई लगानी है। और मेरे पास बॉबिन है ना वो व्हाइट कलर की है और ऊपर जो रील है ना वो दूसरे कलर की है। तो यहाँ पर मैं रील चेंज करना नहीं चाहती, या अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास रील होती ही नहीं है, उतना ही धागा होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर का और नीचे का धागा इन दोनों को इस तरह से नोट लगा देनी है अच्छी तरह से खींच के। और उसके बाद इस तरह से अगर आप नीडल में गुजारेंगे ना तो आराम से गुजर जाएगी। और जिस तरह से हमने सुई में गुजारा है ना उसके बाद ऊपर के जितने भी इसके पॉइंट्स है ना उसमें आप इस तरह से गुजार लीजिए। और जितना आपको धागा चाहिए ना उतना आप इस तरह से फ्री करके आपकी मशीन के ऊपर के जो भी पॉइंट्स है ना उसमें आप इस तरह से धागे को रख लीजिए। और उसके बाद जहाँ पर हमने ये नोट लगाई थी ना उसको खोल के जो रील है ना उसको फ्री कर लीजिए। और उसके बाद जितना आपको धागा चाहिए ना उतना ही आप इस तरह से इसके ऊपर रख लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा धागा चाहिए होता है या थोड़ी सी सिलाई लगानी होती है, मैचिंग धागा। तो इस तरह से आप इसको पीछे की तरफ कर लीजिए। अब जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो दोनों तरफ से सेम धागा आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ से वाइट धागे के साथ सिलाई आई है और अच्छी तरह से आई है, ऐसा नहीं है कि धागा कहीं से टूट भी रहा है। और ये ट्रिक अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आपके पास धागा कम है और आप दूसरा धागा यूज़ करना नहीं चाहते और थोड़ी सी सुस्ती भी कभी कभी हो जाती है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी आपको सिलाई लगानी हो उतना ही आप धागा इस तरह से फ्री करके आराम से सिलाई लगा सकते हैं, बिल्कुल फाइन लग जाएगी। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि बॉबिन हमारे पास मैच पड़ी रहती है, रील ख़त्म हो जाती है, तो उस सूरत में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी यूज़फुल सी ट्रिक के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब हम मशीन यूज़ नहीं करते हैं ना, लंबे अरसे के लिए जब रखते हैं तो इसमें अक्सर डस्ट वगैरह चली जाती है। ख़ास तौर पे ये जो जिगजैग शेप कुछ बना है ना यहाँ पर तो डस्ट बहुत ही आराम से चली जाती है, ख़राब भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी फैब्रिक है ना उसको डबल ट्रिपल करके अब आप जब मशीन को रखेंगे ना एक तो इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी और दूसरा नीडल है ना उसको भी आप नीचे की तरफ रखिएगा तो नीडल भी ख़राब नहीं होगी। और बच्चे अगर हाथ लगाएंगे तो उनका हाथ भी बीच में नहीं आएगा। वैसे तो हम मशीन को हर वक्त कवर करके रखते हैं। बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है और ये जो आइडिया है ना आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको क्या करना है, 2 हैंगर्स ले लेने हैं और उसके साथ साथ कोई भी आप रिबन ले सकते हैं, कोई भी डोरी ले सकते हैं। उसके आप इस तरह से कट करके 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं या 2 पार्ट्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स किए हैं। और उसके बाद पहले मैंने एक हैंगर में इस तरह से लगा दी ये डोरियाँ और उसके बाद दूसरी जो हैंगर है ना उसमें भी मैं इस तरह से दोनों साइड से नोट लगा के फिक्स कर दूंगी। अब देखें ऐसा होता है ना कि हमें पिलो वगैरह या कुशन वगैरह वॉश करने होते हैं तो उनको सुखाने के लिए हम जगह ढूंढते रहते हैं। इस तरह से आप उसको सुखा सकते हैं, नहीं तो कभी हम सन ड्राई भी इनको करते हैं ना तो भी ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बस आपको क्या करना है, इस तरह से फिक्स करके दोनों तरफ से डोरियाँ और उसके बाद आप कोई भी पिलो या कुशन इस तरह से आप लगा दीजिए और धूप में इसको इस तरह से हैंग कर लीजिए। क्योंकि अक्सर जब बारिशों का मौसम होता है ना हल्की सी स्मेल भी हो जाती है या तो फिर ऐसा हो जाता है कि हम इनको वॉश करते हैं ना तो भी इनको हैंग करना सुखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह से आप इजीली सुखा सकते हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी सी काम की बात। काम की बात ये है कि मेरे पास ये कुछ कॉटन के पीसेस हैं जो मुझे मिले हैं गिफ्ट, क्योंकि इस तरह के अब मुझे गिफ्ट्स रिसीव होने लगे हैं। तो मैंने इनको खोल दिया है और इसमें मेरे पास जो कपड़े के पीसेस है ना छोटे छोटे से ही हैं, बड़े बड़े पीसेस नहीं है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेरे पास छोटे छोटे से लेस के पीसेस भी हैं।
लेस के जो पीसेस है ना, इनको हम किसी और वीडियो में यूज करेंगे। उससे पहले ये जो कॉटन का फैब्रिक है, ये जो कलर है ना, इसको मैंने चूज किया है। छोटे छोटे से पीसेस हैं, इन सब पीसेस को मैंने जोड़ा है और सेंटर में मैंने रखा है फोम। दोनों तरफ से मेरे पास ये फैब्रिक है और ये मैं क्विल्टेड एक पीस रेडी कर दूंगी। फोम लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फोम को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से ये क्विल्टेड पीस मैंने कर दिया है रेडी। अब मैं लेकर आऊंगी, ये मेरे पास वुडन स्टूल है। इसके साथ एक आइडिया ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन आजकल वेकेशन है और जो रूटीन है ना, काफ़ी ज़्यादा लाइट हुआ है। तो अपने घर की जो चीज़ें होती है ना, उनको मैं इधर उधर करती रहती हूँ, कुछ चेंजिंग लाती रहती हूँ। तो स्टूल है ना, अब ये फ्री हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपनी जो स्विंग मशीन है ना, वो रखी हुई थी। आपके साथ आइडिया भी शेयर किया था। ये जो क्विल्टेड पीस रेडी हुआ था, इसकी जो भी एक्स्ट्रा एजेस वगैरह थी, उनको मैंने कट करके निकाल दिया, क्योंकि कपड़ा मेरे पास जितना भी था ना, उस सबको मैंने इस तरह से क्विल्टेड बना लिया था। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े शपड़े थे, उनको कट करने के बाद इसको मैंने इस स्टूल के ऊपर रखा है। उल्टा करके रखूंगी। चारों साइड्स को मैंने इस तरह से कर दिया है सेट करने के बाद इस तरह से मैं कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पर मैं पिन्स लगा दूंगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम फिटेड बेडशीट बनाते हैं ना, वही मेथड है। इस तरह से कॉर्नर से पकड़ के चारों कॉर्नर्स पे पिन्स लगाने के बाद इन सब के ऊपर स्ट्रेट में सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका। अब देखिए, सिलाई भी लग चुकी है और उसके बाद अंदर का जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, उसको मैं बाद में कट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने इसके ऊपर लगा के देखा है कि बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ये फिक्स हो चुका। अब इसका जो कपड़ा है ना, उसको मैंने कट कर दिया है कॉर्नर से। फिर मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी लेकर चारों कॉर्नर्स पे पाइपिंग भी कर दी थी, ताकि ये फिनिशिंग के साथ बन जाए। और इस तरह से चारों कॉर्नर्स मैंने कर दिए सेट। अब मैंने तकरीबन 1 इंच के जितनी रेड कलर की ये पट्टी ली है। ये जो हमारे पास पीस है ना, इसकी बैक साइड पे रख के उसके बाद एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो फ्रिल भी लगा सकते हैं, कोई लेस भी लगाई जा सकती है। मैंने यहाँ पर इसकी चारों तरफ से ये पाइपिंग लगाई है। ऊपर की तरफ पलट के उसके बाद जब इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगाते हैं ना, तो पाइपिंग अच्छी लगती है, फिनिशिंग के साथ भी लगती है और इसका लुक है ना अच्छा आता है। तो बस इस तरह से ये पाइपिंग मैंने पूरी लगा दी है। अब अगेन मैंने इसके ऊपर लगा के देखा है। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो कोई टेसल्स बने हुए हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये जो पॉम है ना, वही है, वही मैं लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई पॉम वाली लेस पड़ी है ना, तो वो और अच्छी लगेगी। मेरे पास बस यही थे, तो मैंने सोचा नीडल की हेल्प के साथ इसकी चारों तरफ से मैं ये लगा दूं। तो बस एक मैंने बड़ी सी नीडल ले ली और बस इस तरह से जो रनिंग स्टिच लगता है ना, उसी तरह से हमारा जो देसी तरीका है ना, उसी के साथ ये जितने भी मेरे पास पॉम थे ना, उनको मैंने लगा दिया है। एक कलर के होते तो मैं सिंगल कलर यूज करती। यहाँ पर मेरे पास मल्टी शेड के थे, उन्हीं को मैंने इस तरह से लगा दिया। अब ये जो हमारा पुराना सा स्टूल है ना, इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी। कलर जो है ना, इसके ऊपर मैंने जब इसको पहले यूज किया था ना, तभी अप्लाई कर दिया था और इस तरह से ये बन के हो चुका है रेडी। तो इस तरह के वुडन स्टूल्स या प्लास्टिक के स्टूल्स को अगर आप इस तरह से कवर करके रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक भी आएगा। और अगर आप इसको बैठने के लिए यूज करेंगे ना, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्विल्टेड बनाया है फैब्रिक को, तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बस आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो स्टूल का कवर है ना, आपको कैसा लगा। और अब यहाँ पर एक छोटी सी अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो अभी अभी मुझे दराज से रिसीव हुई थी। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको दे दूंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में दे दूंगी, नहीं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दूंगी इसकी लिंक को। तो इस तरह की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ था। 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको ऑर्डर किया था। और इस तरह का ये डबल साइडेड एक टेप है। जो मेरे पास ट्रांसपेरेंट नैनो टेप होता है ना, उससे तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करूंगी ना, तभी मैं इसका फाइनल रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे दराज पे इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इसकी जो विड्थ है ना, बहुत कम है।
लेकिन मुझे इसी तरह का चाहिए था। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।